दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ साथ खुद में ऐसे कई रहस्य को समेटे हुई है जिसका अब तक साइंटिस्ट भी कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो भारत के वृंदावन में होने वाली रासलीला हो या फिर जापान में एकोघियारा जंगल हो। इन जगहों के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर रहस्यों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम वृंदावन का आता है। वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। निधिवन जो वृंदावन में है दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है। लोगों का ये मानना है कि आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रसाद सुबह खाया हुआ मिलता है। यह हैरान इसलिए करता है क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ से सभी लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी चले जाते हैं और धाम के सातों तालों को लॉक कर दिया जाता है। निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी पेड़ सीधे नहीं मिलते, सबकी डालियाँ झुकी हुई हैं। आपस में ये डालियाँ मिलती हैं और ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई भी रात के 8 बजे के बाद यहाँ जाता है और ये रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, पागल और गूंगा हो जाता है और थोड़े दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा नाम आता है बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहाँ सैकड़ों जहाज, कई प्लेन, हजारों लोग गायब हो चुके हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है मैसिगन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अमेरिका के 5 सबसे बड़े झीलों में से एक है। इस लेक में अब तक 40 प्लेन लापता हो चुके हैं। प्लेन कैसे लापता हुए ये रहस्य ही है। ऐसी अफवाह है कि इस जगह पर आए दिन रहस्यमयी आत्माएं देखी जाती हैं। इसमें तीसरा स्थान आता है जातिंगा का। ये जगह पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या के लिए मशहूर है। यह रहस्य भारत के आसाम के जातिंगा गांव का है। माना जाता है कि यहाँ एक पक्षी नहीं बल्कि उसका पूरा समूह एक साथ आत्महत्या करता है। बताया जाता है कि बारिश के मौसम के अंत में कोहरे से भरी रात में शाम को 6 बजे से रात 9:30 के बीच में ये घटनाएं होती हैं। ऐसा होने के पीछे की वजह भी अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों के हाथ में है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि रात को चलने वाली तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और घने जंगल भी हैं, इसलिए रोशनी भी ज़्यादा नहीं होती, जिस कारण वह पेड़ से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसमें चौथा नाम आता है ओवरटन ब्रिज का। इंसानों को ब्रिज से कूदकर आपने जान देते कई बार सुना होगा, लेकिन स्कॉटलैंड के एक गांव मिल्टन में एक ऐसा ब्रिज है जिससे कुत्ते कूदकर खुदकुशी करते हैं। 60 के दशक में इस ब्रिज से करीब 600 कुत्तों ने आत्महत्या की है। कुत्ते अचानक बिना किसी वजह के कूद जाते हैं। क्योंकि ये ब्रिज 50 फुट की ऊंचाई पर है तो मुश्किल से कोई कुत्ता जिंदा बचता है। जो कुत्ता बच भी जाता है वो दोबारा उस ब्रिज से कूदकर जान दे देता है। लगातार ये घटनाएं होने के बाद ब्रिज पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। ऐसा क्या रहस्य है इस पत्थर से बने ब्रिज पर, ये कोई नहीं जानता। ताज्जुब की बात है कि सभी आत्महत्या एक तरफ से और एक ही स्पॉट से की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है और थ्योरी के अनुसार ओवरटन ब्रिज एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मृत लोगों की दुनिया मिलती है। अगला नंबर आता है जापान के एकोघियारा जंगल का। जंगल में रहना बहुत ही रोमांचक और खतरे से भरा होता है। कुछ जंगल काफ़ी खूबसूरत तो कई रहस्यों से भरे होते हैं। जापान के इस शांत जंगल में एक अतीत छुपा हुआ है। ये दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक है जहां लोग सुसाइड करने आते हैं। यह जंगल आपको भूत प्रेत की मूवी की याद दिलाएगा। सन्नाटे से भरे इस जंगल में हर जगह आपको लटकी हुई लाशें, जूते, चप्पल, कई सालों से लोग यहाँ सुसाइड करने आते हैं, उनकी बॉडीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 1950 से लेकर अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ सुसाइड करने की कोशिश की है और 2010 में करीब 247 लोगों ने इस घने जंगल में सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसी घटनाओं की वजह से
दुनिया भर में यह सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। ये जंगल माउंट फूजी के पास है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान एक बार इस जंगल में आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। जापान के लोगों का ये मानना है कि इस जंगल में शैतान और भूत रहते हैं, जो इंसान को यहाँ आते ही उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। दोस्तों, आप जब भी बचपन के रंगीन दिनों को याद करते हैं तो हमारे बचपन की सुनहरी यादों में हमारे स्कूल की खट्टी मीठी यादें सबसे खास होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्कूल यूनिफॉर्म, बैग में लंच बॉक्स ले जाना, टीचर की छड़ी जो पहले ही तो हमें बहुत पड़ी है लेकिन अब लगता है कि उसमें कमी आ गई है। स्कूल की जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नापसंद होती थी वो होते थे वहाँ के रूल्स। लेकिन दोस्तों, जब आप जापान के स्कूल के रूल्स के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि आपके स्कूल के रूल्स उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जापान के सभी स्कूलों में बच्चे खुद झाड़ू पोछा और डस्टिंग करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के टॉयलेट भी बच्चे खुद साफ करते हैं। जापान के स्कूलों में यूनिफॉर्म कैसे पहनना है इसका भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। जापान के हर स्कूल में स्विमिंग सीखना कंपलसरी है। वैसे तो वेस्टर्न हाई स्कूल्स में टीन एजर्स के बीच में रोमांस होना काफ़ी आम बात है, लेकिन जापान के स्कूलों में टीनेजर्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप रखना अलाउ नहीं है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्कूल में सबके बीच पनिशमेंट मिलती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। जापान के स्कूलों में अपने घर जाने के बाद भी बच्चे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाहर अकेले आ जा नहीं सकते हैं। ऐसे केस में पकड़े जाने पर पुलिस अफसर बच्चों को सजा देते हैं और साथ ही घर छोड़कर आते हैं। हेलो दोस्तों, झील तो आपने बहुत देखी होंगी। देखने में सभी झील बहुत ही सुंदर होती हैं, मनभावन होती हैं, परंतु आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जाती है। जी हाँ, यह है लेक कीवू। देखने में यह किसी भी और सुंदर झील की तरह ही है। यह झील रवांडा और कांगो के बीच में स्थित है। इतिहास में ऐसा पहली बार 1984 में अफ्रीका के लेक मोनन में हुआ था। अफ्रीका की इस झील में कभी कभी भयंकर विस्फोट होते हैं। झील में विस्फोट? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि झील में विस्फोट होता क्यों? इस झील में ऐसा पहली बार सन 1984 में हुआ था। उस समय 15 अगस्त के समय वहाँ के स्थानीय लोगों ने झील में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद झील के ऊपर गैस के बादलों को घूमते हुए देखा गया। इस धमाके के बाद 37 लोगों को भयंकर त्वचा रोग हुआ। फिर उन सभी की थोड़े दिनों में मृत्यु भी हो गई। इस धमाके को एक टेररिस्ट अटैक माना गया। लेकिन इस धमाके के ठीक 2 साल बाद एक झील न्योस में बिल्कुल ऐसा ही धमाका हुआ। इन दोनों झीलों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों झीलें CO2 गैस से तर थी। इनमें भारी मात्रा में CO2 गैस मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गैस या तो झील के नीचे स्थित ज्वालामुखी से आ गई होगी या फिर झील में जैविक पदार्थों के सड़ने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ होगा। आपको बता दें कि CO2 गैस अधिक दबाव पड़ने से पानी या सोडा में बड़ी ही आसानी से घुल जाती है और रिएक्ट करती है। तभी तो जब सोडा कैन खोलते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ने से सोडा के साथ बबल्स भी बाहर आता है। ठीक उसी तरह अत्यधिक CO2 के पानी में मिलने से झील की स्थिति भी एक बंद सोडा कैन की तरह बन जाती है, जिसमें CO2 गैस मौजूद होती है। उसे खोलने पर प्रेशर के साथ वह बाहर आती है। झील में तल की सतह की तुलना में ज़्यादा दबाव महसूस किया जाता है। जितना तल गहरा होगा उतनी ही तेजी से दबाव और प्रेशर ऊपर की तरफ उठता है, जिसका मतलब है झील जितनी गहरी और बड़ी होगी CO2 उतनी ही अधिक मात्रा में पानी में घुलेगी
और उतना ही बड़ा विस्फोट उसके अंदर होगा। हेलो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में, जिनसे पाकिस्तान और चीन की फटी रहती है। आज के वक्त में जब लड़ाई और लड़ने के तरीके बदल चुके हैं, एक वक्त था दुनिया भर में जंगें तोप, बंदूक, भाले और तलवारों से लड़ी जाती थी, पर आज का वक्त बदल चुका है। अब इनकी जगह मिसाइलों और परमाणु हमलों ने ले ली है, और यह बात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अच्छे से साबित हो चुकी है कि जिस देश में सामर्थ्य होगा वो जंग जीतने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त की दुनिया की लगभग 3% आबादी खत्म करके रख देने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ था। साल 1944 में इंग्लैंड पर V2 मिसाइल चलाकर जर्मनी ने मिसाइल का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दिया कि वो मिसाइलों का पहला देश है। अब तो कोई भी देश बड़ी आसानी से अपने से 1000 मील दूर बसे दुश्मन को भी मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। इसलिए मिसाइल अब किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं, और इन्हें कैरी करने के लिए ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 10,000 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला के खाक कर सकती हैं। इसमें पहला नाम आता है ब्रह्मोस का। अभी के वक्त में भारत के पास ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस M, ब्रह्मोस NG मौजूद है। ये सभी मिसाइलें 300 किलोमीटर तक हवा में अपने लक्ष्य को तबाह करके खाक करने की ताकत रखती हैं। दूसरा नंबर आता है पृथ्वी का। मौजूदा समय में भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 डिजाइन मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: पृथ्वी SS-150, पृथ्वी सेकेंड SS-250, पृथ्वी थर्ड SS-350। 350 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता के साथ 500 किलो के वजन तक के हथियार ले जा सकता है। पृथ्वी 2 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा 350 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए पृथ्वी 3 इस समय भारतीय नेवी में डिप्लॉय है। पृथ्वी 1 की तरह यह भी 1000 किलो से ज़्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तीसरा है अग्नि। अभी के वक्त में भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 है। इन सभी मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 1 और 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि अग्नि 3, 4 IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अग्नि 5 और 6 इन सब से बढ़ के ICBM मिसाइल है। इनमें चौथा नंबर आता है K मिसाइल फैमिली का। इस मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट अभी के वक्त में 4 मिसाइलों के निर्माण पर केंद्रित है। इन 4 मिसाइलों के नाम हैं K-50, K-4, K-5, K-6। इनमें से K-50 की रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की है। K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। K-6 की रेंज 10,000 किलोमीटर तक। ये सभी मिसाइलें 1 टन से भी ज़्यादा बारूद अपने साथ ले जा सकती हैं। इसमें अगला नाम आता है प्रहार का। यह कम दूरी वाली मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम है। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मायने में अनूठी है कि एक बार के धमाके में यह अपने कई सारे निशानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा भी भारत के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं जिनकी अलग अलग मारक क्षमता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की बेस्ड है, और जो 500 kg से लेके 4 टन तक का पेलोड और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। भारत की DRDO लगातार अपनी मिसाइल पावर को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। DRDO रोज़ नए नए हथियार, नए मिसाइल, नई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है।
हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कागज़ के बारे में। जी हाँ, स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक, स्कूल के कॉपी के पीछे लिखकर बात करनी हो या बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को खत लिखना हो, कागज़ हमेशा ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। कागज़ पर हम जब चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। कागज़ का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए, अखबार के लिए, कैरी बैग्स, अन्य कामों के लिए भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कागज़ बनाया कैसे जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसे बनाया जाता है। कागज़ को बनाने के लिए सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ की लकड़ियों में मौजूद रहता है। वैसे तो रुई से भी सेलुलोज का अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे कागज़ नहीं बनाया जाता क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। कागज़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है सही पेड़ों का चयन, क्योंकि जितना अच्छा सेलुलोज होगा उतना ही अच्छा कागज़ बनेगा। जब पेड़ का चयन हो जाता है तो उसके बाद पेड़ों के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनके छिलकों को साफ़ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ के टुकड़ों काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है, उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लिग्रीन को बाहर निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन से मिलाया जाता है। बाद में इससे लिग्रीन को अलग किया जाता है। लिग्रीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्रीन को निकाल लिया जाता है तो इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है। बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफ़ी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों की ब्लीचिंग हो जाती है, उसके बाद इसे सघन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है। सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प बनकर तैयार हो जाता है। इस पल्प से कागज़ को बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह एक सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही गरीब माली के बेटे के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर बने, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से शायद कई लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को यह जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए, वो भी एक साल में। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा है? आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर ही नज़र आते थे।
फुटबॉल से उनका दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो की ज़िंदगी का वो सबसे पहला मोमेंट था जब एक दिन स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल के लिए आए। उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ने वह मैच 3-0 से जीता। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट उस गोल को अकेले मारने की बजाय उसने उस गोल को रोनाल्डो की तरफ पुश कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने गोल कर दिया और एकेडमी में एडमिशन पा लिया। इसके बाद रोनाल्डो कभी नहीं रुका। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। हेलो दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिरकार कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना? अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? नहीं ना? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर का प्रेशर पड़ रहा होता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं का गोल होने की वजह से इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे नहीं धंसती है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके हर एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसके कारण कुएं की मिट्टी के धंसने के चांस ज़्यादा हैं। कुएं का गोल बनाने की तकनीक तेल के कुएं से निकल कर आई है, क्योंकि जब शुरुआत में कुएं से तेल निकाला जाता तो बैल और ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था जो कुएं के गोल गोल चक्कर लगाते थे। इस वजह से कुएं को गोल बनाया जाता है। दुनिया में कई तरह के पेड़ पौधे बेहद अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को बहुत हैरानी होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ और पौधों को काटने से उनके अंदर से अजीबोगरीब पदार्थ निकलता है। अलग अलग पेड़ों से निकलने वाले पदार्थों का रंग अलग अलग होता है। कई पेड़ों से निकलने वाले पदार्थ का रंग दूध की तरह सफेद होता है, जबकि कुछ पेड़ों को काटने पर निकलने वाला पदार्थ गोंद जैसा चिपचिपा होता है और जो पानी की तरह पारदर्शी नजर आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे काटने पर पेड़ के अंदर से इंसान जैसा खून निकलता है। आइए जानते हैं इस अनोखे पेड़ के बारे में। इंसान को चोट लगने और घाव होने पर उस जगह से खून निकलता है, लेकिन दुनिया के इस अनोखे पेड़ के अंदर इंसान की तरह खून निकलता है। यह जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंसान के खून की तरह पेड़ से लाल लिक्विड निकल रहा है।
इस अनोखे पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को सिर्फ काटने पर ही नहीं बल्कि इसकी डाली भी अगर टूट जाती है तो उससे भी खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है। यह खून नहीं बल्कि पेड़ से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है। इस पेड़ को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। इसकी मदद से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। इस पेड़ से खून से संबंधित बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। इस पेड़ में इतनी शक्ति होती है कि यह दाद, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पेट की बीमारी, मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक कर सकता है। यह पेड़ 12 से 18 मीटर तक लंबा होता है। इस पेड़ की लकड़ी की कीमत काफी अधिक होती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज जानते हैं भारत का लाल सोना, जिसके लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। हाँ, आपने सही सुना, लाल चंदन। वही लाल चंदन जो पुष्पा फिल्म में हमारे पुष्पा भाई चुराने की कोशिश करते थे, तस्करी करने की कोशिश करते थे। उसी लाल चंदन के लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। लाल चंदन भारत के एक खास स्थान पर ही पाया जाता है। इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। चीन में इस लाल चंदन के पेड़ की खास मांग है। इस पेड़ की तस्करी भी बड़े स्तर पर की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। इसे काफी पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद चंदन में सुगंध होती है लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन यह बहुत गुणकारी होता है। औषधियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल सुंदरता के लिए भी होता है। लाल चंदन की लकड़ियों की मांग महंगे फर्नीचर में किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी का शराब, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की काफी ज्यादा मांग है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा भारत सरकार की है। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही ये लाल चंदन पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के ये जिले तमिलनाडु की सीमा से सटे हुए हैं। इनके पेड़ करीब 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं, लेकिन इसका घनत्व अधिक होता है। लाल चंदन की लकड़ी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में डूब जाते हैं। लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शेषाचलम की पहाड़ियां 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 11 साल के लिए जेल हो सकती है। तस्कर लाल चंदन की तस्करी सड़क, जल, वायु तीनों मार्ग से करते हैं। तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए इसके पाउडर की भी तस्करी करते हैं। दुनिया के कई देशों में खास चंदन की लकड़ी की बहुत मांग है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग चीन में है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ साथ खुद में ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुई है जिसका अब तक साइंटिस्ट भी कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो भारत के वृंदावन में होने वाली रासलीला हो या फिर जापान में एकोघियारा जंगल हो। इन जगहों के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर रहस्यों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम वृंदावन का आता है। वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। निधिवन जो वृंदावन में है दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है। लोगों का ये मानना है कि आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रसाद सुबह खाया हुआ मिलता है। यह हैरान इसलिए करता है क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ से सभी लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी चले जाते हैं और धाम के 7 तालों को लॉक कर दिया जाता है।
निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि यहाँ कोई भी पेड़ सीधे नहीं मिलते, सबकी डालियाँ झुकी हुई हैं, आपस में ये डालियाँ मिलती हैं और ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई भी रात के 8 बजे के बाद यहाँ जाता है और ये रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, पागल और गूंगा हो जाता है और थोड़े दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा नाम आता है बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहाँ सैकड़ों जहाज, कई प्लेन, हजारों लोग गायब हो चुके हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है मैसिगन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अमेरिका के 5 सबसे बड़े झीलों में से एक है। इस लेक में अब तक 40 प्लेन लापता हो चुके हैं। प्लेन कैसे लापता हुए ये रहस्य ही है। ऐसी अफवाह है कि इस जगह पर आए दिन रहस्यमयी आत्माएं देखी जाती हैं। इसमें तीसरा स्थान आता है जातिंगा का। ये जगह पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या के लिए मशहूर है। यह रहस्य भारत के आसाम के जातिंगा गांव का है। माना जाता है कि यहाँ एक पक्षी नहीं बल्कि उसका पूरा समूह एक साथ आत्महत्या करता है। बताया जाता है कि बारिश के मौसम के अंत में कोहरे से भरी रात में शाम को 6 बजे से रात 9:30 के बीच में ये घटनाएं होती हैं। ऐसा होने के पीछे की वजह भी अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों के हाथ में है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि रात को चलने वाली तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और घने जंगल भी हैं, इसलिए रोशनी भी ज़्यादा नहीं होती, जिस कारण वह पेड़ से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसमें चौथा नाम आता है ओवरटन ब्रिज का। इंसानों को ब्रिज से कूदकर आपने जान देते कई बार सुना होगा, लेकिन स्कॉटलैंड के एक गांव मिल्टन में एक ऐसा ब्रिज है जिससे कुत्ते कूदकर खुदकुशी करते हैं। 60 के दशक में इस ब्रिज से करीब 600 कुत्तों ने आत्महत्या की है। कुत्ते अचानक बिना किसी वजह के कूद जाते हैं। क्योंकि ये ब्रिज 50 फुट की ऊंचाई पर है तो मुश्किल से कोई कुत्ता जिंदा बचता है। जो कुत्ता बच भी जाता है वो दोबारा उस ब्रिज से कूदकर जान दे देता है। लगातार ये घटनाएं होने के बाद ब्रिज पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। ऐसा क्या रहस्य है इस पत्थर से बने ब्रिज पर, ये कोई नहीं जानता। ताज्जुब की बात है कि सभी आत्महत्या एक तरफ से और एक ही स्पॉट से की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है और थ्योरी के अनुसार ओवरटन ब्रिज एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मृत लोगों की दुनिया मिलती है। अगला नंबर आता है जापान के एकोगिहारा जंगल का। जंगल में रहना बहुत ही रोमांचक और खतरे से भरा होता है। कुछ जंगल काफ़ी खूबसूरत तो कई रहस्यों से भरे होते हैं। जापान के इस शांत जंगल में एक अतीत छुपा हुआ है। ये दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक है जहां लोग सुसाइड करने आते हैं। यह जंगल आपको भूत प्रेत की मूवी की याद दिलाएगा। सन्नाटे से भरे इस जंगल में हर जगह आपको लटकी हुई लाशें, जूते चप्पल, कई सालों से लोग यहाँ सुसाइड करने आते हैं, उनकी बॉडीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 1950 से लेकर अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ सुसाइड करने की कोशिश की है और 2010 में करीब 247 लोगों ने इस घने जंगल में सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसी घटनाओं की वजह से दुनिया भर में यह सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। ये जंगल माउंट फूजी के पास है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान एक बार इस जंगल में आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। जापान के लोगों का ये मानना है कि इस जंगल में शैतान और भूत रहते हैं, जो इंसान को यहाँ आते ही उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। दोस्तों, आप जब भी बचपन के रंगीन दिनों को याद करते हैं तो हमारे बचपन की सुनहरी यादों में हमारे स्कूल की खट्टी मीठी यादें सबसे खास होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्कूल यूनिफॉर्म, बैग में लंच बॉक्स ले जाना, टीचर की छड़ी जो पहले ही तो हमें बहुत पड़ी है लेकिन अब लगता है कि उसमें कमी आ गई है। स्कूल की जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नापसंद होती थी वो होते थे वहाँ के रूल्स। लेकिन दोस्तों, जब आप जापान के स्कूल के रूल्स के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि आपके स्कूल के रूल्स उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है।
आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जापान के सभी स्कूलों में बच्चे खुद झाड़ू पोछा और डस्टिंग करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के टॉयलेट भी बच्चे खुद साफ करते हैं। जापान के स्कूलों में यूनिफॉर्म कैसे पहनना है, इसका भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। जापान के हर स्कूल में स्विमिंग सीखना कंपलसरी है। वैसे तो वेस्टर्न हाई स्कूल्स में टीन एजर्स के बीच में रोमांस होना काफ़ी आम बात है, लेकिन जापान के स्कूलों में टीनेजर्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप रखना अलाउ नहीं है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्कूल में सबके बीच पनिशमेंट मिलती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। जापान के स्कूलों में अपने घर जाने के बाद भी बच्चे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाहर अकेले आ जा नहीं सकते हैं। ऐसे केस में पकड़े जाने पर पुलिस अफसर बच्चों को सजा देते हैं और साथ ही घर छोड़कर आते हैं। हेलो दोस्तों, झील तो आपने बहुत देखी होंगी। देखने में सभी झील बहुत ही सुंदर होती हैं, मनभावन होती हैं। परंतु आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जाती है। जी हाँ, यह है लेक कीवू। देखने में यह किसी भी और सुंदर झील की तरह ही है। यह झील रवांडा और कांगो के बीच में स्थित है। इतिहास में ऐसा पहली बार 1984 में अफ्रीका के लेक मोनन में हुआ था। अफ्रीका की इस झील में कभी कभी भयंकर विस्फोट होते हैं। झील में विस्फोट? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि झील में विस्फोट होता क्यों? इस झील में ऐसा पहली बार सन 1984 में हुआ था। उस समय 15 अगस्त के समय वहाँ के स्थानीय लोगों ने झील में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद झील के ऊपर गैस के बादलों को घूमते हुए देखा गया। इस धमाके के बाद 37 लोगों को भयंकर त्वचा रोग हुआ। फिर उन सभी की थोड़े दिनों में मृत्यु भी हो गई। इस धमाके को एक टेररिस्ट अटैक माना गया। लेकिन इस धमाके के ठीक 2 साल बाद एक झील न्योस में बिल्कुल ऐसा ही धमाका हुआ। इन दोनों झीलों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों झीलें CO2 गैस से तर थी। इनमें भारी मात्रा में CO2 गैस मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गैस या तो झील के नीचे स्थित ज्वालामुखी से आ गई होगी या फिर झील में जैविक पदार्थों के सड़ने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ होगा। आपको बता दें कि CO2 गैस अधिक दबाव पड़ने से पानी या सोडा में बड़ी ही आसानी से घुल जाती है और रिएक्ट करती है। तभी तो जब सोडा कैन खोलते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ने से सोडा के साथ बबल्स भी बाहर आता है। ठीक उसी तरह अत्यधिक CO2 के पानी में मिलने से झील की स्थिति भी एक बंद सोडा कैन की तरह बन जाती है, जिसमें CO2 गैस मौजूद होती है। उसे खोलने पर प्रेशर के साथ वह बाहर आती है। झील में तल की सतह की तुलना में ज़्यादा दबाव महसूस किया जाता है। जितना तल गहरा होगा उतनी ही तेजी से दबाव और प्रेशर ऊपर की तरफ उठता है, जिसका मतलब है झील जितनी गहरी और बड़ी होगी, CO2 उतनी ही अधिक मात्रा में पानी में घुलेगी और उतना ही बड़ा विस्फोट उसके अंदर होगा। हेलो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में, जिनसे पाकिस्तान और चीन की फटी रहती है। आज के वक्त में जब लड़ाई और लड़ने के तरीके बदल चुके हैं, एक वक्त था दुनिया भर में जंगें तोप बंदूक भाले और तलवारों से लड़ी जाती थी, पर आज का वक्त बदल चुका है। अब इनकी जगह मिसाइलों और परमाणु हमलों ने ले ली है और यह बात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अच्छे से साबित हो चुकी है कि जिस देश में सामर्थ्य होगा वो जंग जीतने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त की दुनिया की लगभग 3% आबादी
खत्म करके रख देने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ था। साल 1944 में इंग्लैंड पर V2 मिसाइल चलाकर जर्मनी ने मिसाइल का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दिया कि वो मिसाइलों का पहला देश है। अब तो कोई भी देश बड़ी आसानी से अपने से 1000 मील दूर बसे दुश्मन को भी मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। इसलिए मिसाइल अब किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं और इन्हें कैरी करने के लिए ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 10,000 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला के खाक कर सकती हैं। इसमें पहला नाम आता है ब्रह्मोस का। अभी के वक्त में भारत के पास ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस M, ब्रह्मोस NG मौजूद है। ये सभी मिसाइलें 300 किलोमीटर तक हवा में अपने लक्ष्य को तबाह करके खाक करने की ताकत रखती हैं। दूसरा नंबर आता है पृथ्वी का। मौजूदा समय में भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 डिजाइन मौजूद हैं जो इस प्रकार हैं: पृथ्वी SS-150, पृथ्वी सेकेंड SS-250, पृथ्वी थर्ड SS-350। 350 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता के साथ 500 किलो के वजन तक के हथियार ले जा सकता है। पृथ्वी 2 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा 350 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए पृथ्वी 3 इस समय भारतीय नेवी में डिप्लॉय है। पृथ्वी 1 की तरह यह भी 1000 किलो से ज़्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तीसरा है अग्नि। अभी के वक्त में भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 है। इन सभी मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 1 और 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि अग्नि 3, 4 IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अग्नि 5 और 6 इन सब से बढ़ के ICBM मिसाइल है। इनमें चौथा नंबर आता है के मिसाइल फैमिली का। इस मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट अभी के वक्त में 4 मिसाइलों के निर्माण पर केंद्रित है। इन 4 मिसाइलों के नाम हैं K-50, K-4, K-5, K-6। इनमें से K-50 की रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की है। K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। K-6 की रेंज 10,000 किलोमीटर तक। ये सभी मिसाइलें 1 टन से भी ज़्यादा बारूद अपने साथ ले जा सकती हैं। इसमें अगला नाम आता है प्रहार का। यह कम दूरी वाली मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम है। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मायने में अनूठी है कि एक बार के धमाके में यह अपने कई सारे निशानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा भी भारत के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं जिनकी अलग अलग मारक क्षमता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की बेस्ड है और जो 500 केजी से लेके 4 टन तक का पेलोड और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। भारत की DRDO लगातार अपनी मिसाइल पावर को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। DRDO रोज़ नए नए हथियार, नए मिसाइल, नई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कागज़ के बारे में। जी हाँ, स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक, स्कूल के कॉपी के पीछे लिखकर बात करनी हो या बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को खत लिखना हो, कागज़ हमेशा ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। कागज़ पर हम जब चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। कागज़ का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए, अखबार के लिए, कैरी बैग्स, अन्य कामों के लिए भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कागज़ बनाया कैसे जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसे बनाया जाता है। कागज़ को बनाने के लिए सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ की लकड़ियों में मौजूद रहता है।
वैसे तो रुई से भी सेलुलोज का अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे कागज़ नहीं बनाया जाता क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। कागज़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है सही पेड़ों का चयन, क्योंकि जितना अच्छा सेलुलोज होगा उतना ही अच्छा कागज़ बनेगा। जब पेड़ का चयन हो जाता है तो उसके बाद पेड़ों के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनके छिलकों को साफ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ के टुकड़ों काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है, उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लिग्निन को बाहर निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन से मिलाया जाता है। बाद में इससे लिग्निन को अलग किया जाता है। लिग्निन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्निन को निकाल लिया जाता है तो इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है। बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफ़ी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों की ब्लीचिंग हो जाती है उसके बाद इसे सघन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है। सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प बनकर तैयार हो जाता है। इस पल्प से कागज़ को बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह एक सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही गरीब माली के बेटे के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर बने, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से शायद कई लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को यह जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए, वो भी एक साल में। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा है? आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर ही नज़र आते थे। फुटबॉल से उनका दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो की ज़िंदगी का वो सबसे पहला मोमेंट था जब एक दिन स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल के लिए आए। उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ने वह मैच 3-0 से जीता। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट उस गोल को अकेले मारने की बजाय उसने
उस गोल को रोनाल्डो की तरफ पुश कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने गोल कर दिया और एकेडमी में एडमिशन पा लिया। इसके बाद रोनाल्डो कभी नहीं रुका। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। हेलो दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिरकार कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना? अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? नहीं ना? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर का प्रेशर पड़ रहा होता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं का गोल होने की वजह से इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे नहीं धंसती है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके हर एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसके कारण कुएं की मिट्टी के धंसने के चांस ज़्यादा हैं। कुएं का गोल बनाने की तकनीक तेल के कुएं से निकल कर आई है, क्योंकि जब शुरुआत में कुएं से तेल निकाला जाता तो बैल और ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था जो कुएं के गोल गोल चक्कर लगाते थे। इस वजह से कुएं को गोल बनाया जाता है। दुनिया में कई तरह कई पेड़ पौधे बेहद अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को बहुत हैरानी होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ और पौधों को काटने से उनके अंदर से अजीबोगरीब पदार्थ निकलता है। अलग अलग पेड़ों से निकलने वाले पदार्थों का रंग अलग अलग होता है। कई पेड़ों से निकलने वाले पदार्थ का रंग दूध की तरह सफेद होता है, जबकि कुछ पेड़ों को काटने पर निकलने वाला पदार्थ गोंद जैसा चिपचिपा होता है और जो पानी की तरह पारदर्शी नजर आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे काटने पर पेड़ के अंदर से इंसान जैसा खून निकलता है। आइए जानते हैं इस अनोखे पेड़ के बारे में। इंसान को चोट लगने और घाव होने पर उस जगह से खून निकलता है, लेकिन दुनिया के इस अनोखे पेड़ के अंदर इंसान की तरह खून निकलता है। यह जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंसान के खून की तरह पेड़ से लाल लिक्विड निकल रहा है। इस अनोखे पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को सिर्फ काटने पर ही नहीं बल्कि इसकी डाली भी अगर टूट जाती है तो उससे भी खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है। यह खून नहीं बल्कि पेड़ से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है। इस पेड़ को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। इसकी मदद से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। इस पेड़ से खून से संबंधित बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। इस पेड़ में इतनी शक्ति होती है कि यह दाद, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पेट की बीमारी, मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक कर सकता है। यह पेड़ 12 से 18 मीटर तक लंबा होता है। इस पेड़ की लकड़ी की कीमत काफी अधिक होती है।
हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज जानते हैं भारत का लाल सोना जिसके लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। हाँ, आपने सही सुना, लाल चंदन। वही लाल चंदन जो पुष्पा फिल्म में हमारे पुष्पा भाई चुराने की कोशिश करते थे, तस्करी करने की कोशिश करते थे। उसी लाल चंदन के लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। लाल चंदन भारत के एक खास स्थान पर ही पाया जाता है। इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। चीन में इस लाल चंदन के पेड़ की खास मांग है। इस पेड़ की तस्करी भी बड़े स्तर पर की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। इसे काफी पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद चंदन में सुगंध होती है लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन यह बहुत गुणकारी होता है। औषधियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल सुंदरता के लिए भी होता है। लाल चंदन की लकड़ियों की मांग महंगे फर्नीचर में किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी का शराब, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की काफी ज्यादा मांग है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा भारत सरकार की है। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही ये लाल चंदन पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के ये जिले तमिलनाडु की सीमा से सटे हुए हैं। इनके पेड़ करीब 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं, लेकिन इसका घनत्व अधिक होता है। लाल चंदन की लकड़ी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में डूब जाते हैं। लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शेषाचलम की पहाड़ियां 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 11 साल के लिए जेल हो सकती है। तस्कर लाल चंदन की तस्करी सड़क, जल, वायु तीनों मार्ग से करते हैं। तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए इसके पाउडर की भी तस्करी करते हैं। दुनिया के कई देशों में खास चंदन की लकड़ी की बहुत मांग है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग चीन में है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ साथ खुद में ऐसे कई रहस्य को समेटे हुई है जिसका अब तक साइंटिस्ट भी कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो भारत के वृंदावन में होने वाली रासलीला हो या फिर जापान में एकोघेयारा जंगल हो। इन जगहों के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर रहस्यों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम वृंदावन का आता है। वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। निधिवन जो वृंदावन में है दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है। लोगों का ये मानना है कि आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रसाद सुबह खाया हुआ मिलता है। यह हैरान इसलिए करता है क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ से सभी लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी चले जाते हैं और धाम के 7 तालों को लॉक कर दिया जाता है। निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी पेड़ सीधे नहीं मिलते, सबकी डालियाँ झुकी हुई हैं। आपस में ये डालियाँ मिलती हैं और ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई भी रात के 8 बजे के बाद यहाँ जाता है और ये रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, पागल और गूंगा हो जाता है और थोड़े दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा नाम आता है बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहां सैकड़ों जहाज, कई प्लेन, हजारों लोग गायब हो चुके हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है मैसिगन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अमेरिका के 5 सबसे बड़े झीलों में से एक है। इस लेक में अब तक 40 प्लेन लापता हो चुके हैं। प्लेन कैसे लापता हुए ये रहस्य ही है। ऐसी अफवाह है कि इस जगह पर आए दिन रहस्यमयी आत्माएं देखी जाती हैं। इसमें तीसरा स्थान आता है जातिंगा का। ये जगह पक्षियों के सामूहिक
आत्महत्या के लिए मशहूर है। यह रहस्य भारत के आसाम के जतिंगा गांव का है। माना जाता है कि यहाँ एक पक्षी नहीं बल्कि उसका पूरा समूह एक साथ आत्महत्या करता है। बताया जाता है कि बारिश के मौसम के अंत में कोहरे से भरी रात में शाम को 6 बजे से रात 9:30 के बीच में ये घटनाएं होती हैं। ऐसा होने के पीछे की वजह भी अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों के हाथ में है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि रात को चलने वाली तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और घने जंगल भी हैं, इसलिए रोशनी भी ज़्यादा नहीं होती, जिस कारण वह पेड़ से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसमें चौथा नाम आता है ओवरटन ब्रिज का। इंसानों को ब्रिज से कूदकर आपने जान देते कई बार सुना होगा, लेकिन स्कॉटलैंड के एक गांव मिल्टन में एक ऐसा ब्रिज है जिससे कुत्ते कूदकर खुदकुशी करते हैं। 60 के दशक में इस ब्रिज से करीब 600 कुत्तों ने आत्महत्या की है। कुत्ते अचानक बिना किसी वजह के कूद जाते हैं। क्योंकि ये ब्रिज 50 फुट की ऊंचाई पर है तो मुश्किल से कोई कुत्ता जिंदा बचता है। जो कुत्ता बच भी जाता है वो दोबारा उस ब्रिज से कूदकर जान दे देता है। लगातार ये घटनाएं होने के बाद ब्रिज पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। ऐसा क्या रहस्य है इस पत्थर से बने ब्रिज पर, ये कोई नहीं जानता। ताज्जुब की बात है कि सभी आत्महत्या एक तरफ से और एक ही स्पॉट से की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है और थ्योरी के अनुसार ओवरटन ब्रिज एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मृत लोगों की दुनिया मिलती है। अगला नंबर आता है जापान के एकोगिहारा जंगल का। जंगल में रहना बहुत ही रोमांचक और खतरे से भरा होता है। कुछ जंगल काफ़ी खूबसूरत तो कई रहस्यों से भरे होते हैं। जापान के इस शांत जंगल में एक अतीत छुपा हुआ है। ये दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक है जहां लोग सुसाइड करने आते हैं। यह जंगल आपको भूत प्रेत की मूवी की याद दिलाएगा। सन्नाटे से भरे इस जंगल में हर जगह आपको लटकी हुई लाशें, जूते चप्पल, कई सालों से लोग यहाँ सुसाइड करने आते हैं, उनकी बॉडीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 1950 से लेकर अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ सुसाइड करने की कोशिश की है और 2010 में करीब 247 लोगों ने इस घने जंगल में सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसी घटनाओं की वजह से दुनिया भर में यह सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। ये जंगल माउंट फूजी के पास है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान एक बार इस जंगल में आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। जापान के लोगों का ये मानना है कि इस जंगल में शैतान और भूत रहते हैं जो इंसान को यहाँ आते ही उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। दोस्तों, आप जब भी बचपन के रंगीन दिनों को याद करते हैं तो हमारे बचपन की सुनहरी यादों में हमारे स्कूल की खट्टी मीठी यादें सबसे खास होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्कूल यूनिफॉर्म, बैग में लंच बॉक्स ले जाना, टीचर की छड़ी जो पहले तो हमें बहुत पड़ी है लेकिन अब लगता है कि उसमें कमी आ गई है। स्कूल की जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नापसंद होती थी वो होते थे वहाँ के रूल्स। लेकिन दोस्तों, जब आप जापान के स्कूल के रूल्स के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि आपके स्कूल के रूल्स उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जापान के सभी स्कूलों में बच्चे खुद झाड़ू पोछा और डस्टिंग करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के टॉयलेट भी बच्चे खुद साफ करते हैं। जापान के स्कूलों में यूनिफॉर्म कैसे पहनना है इसका भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। जापान के हर स्कूल में स्विमिंग सीखना कंपलसरी है। वैसे तो वेस्टर्न हाई स्कूल्स में टीन एजर्स के बीच में रोमांस होना काफ़ी आम बात है, लेकिन जापान के स्कूलों में टीनेजर्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप रखना अलाउ नहीं है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्कूल में सबके बीच पनिशमेंट मिलती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। जापान के स्कूलों में अपने घर जाने के बाद भी बच्चे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाहर अकेले आ जा नहीं सकते हैं। ऐसे केस में पकड़े जाने पर पुलिस अफसर बच्चों को सजा देते हैं और साथ ही घर छोड़कर आते हैं।
आपने बहुत देखी होंगी। देखने में सभी झील बहुत ही सुंदर होती हैं, मनभावन होती हैं, परंतु आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जाती है। जी हाँ, यह है लेक कीबू। देखने में यह किसी भी और सुंदर झील की तरह ही है। यह झील रवांडा और कांगो के बीच में स्थित है। इतिहास में ऐसा पहली बार 1984 में अफ्रीका के लेक मोनन में हुआ था। अफ्रीका की इस झील में कभी कभी भयंकर विस्फोट होते हैं। झील में विस्फोट? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि झील में विस्फोट होता क्यों? इस झील में ऐसा पहली बार सन 1984 में हुआ था। उस समय 15 अगस्त के समय वहाँ के स्थानीय लोगों ने झील में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद झील के ऊपर गैस के बादलों को घूमते हुए देखा गया। इस धमाके के बाद 37 लोगों को भयंकर त्वचा रोग हुआ। फिर उन सभी की थोड़े दिनों में मृत्यु भी हो गई। इस धमाके को एक टेररिस्ट अटैक माना गया। लेकिन इस धमाके के ठीक 2 साल बाद एक झील न्योस में बिल्कुल ऐसा ही धमाका हुआ। इन दोनों झीलों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों झीलें CO2 गैस से तर थी। इनमें भारी मात्रा में CO2 गैस मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गैस या तो झील के नीचे स्थित ज्वालामुखी से आ गई होगी या फिर झील में जैविक पदार्थों के सड़ने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ होगा। आपको बता दें कि CO2 गैस अधिक दबाव पड़ने से पानी या सोडा में बड़ी ही आसानी से घुल जाती है और रिएक्ट करती है। तभी तो जब सोडा कैन खोलते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ने से सोडा के साथ बबल्स भी बाहर आता है। ठीक उसी तरह अत्यधिक CO2 के पानी में मिलने से झील की स्थिति भी एक बंद सोडा कैन की तरह बन जाती है, जिसमें CO2 गैस मौजूद होती है। उसे खोलने पर प्रेशर के साथ वह बाहर आती है। झील में तल की सतह की तुलना में ज्यादा दबाव महसूस किया जाता है। जितना तल गहरा होगा उतनी ही तेजी से दबाव और प्रेशर ऊपर की तरफ उठता है, जिसका मतलब है झील जितनी गहरी और बड़ी होगी, CO2 उतनी ही अधिक मात्रा में पानी में घुलेगी और उतना ही बड़ा विस्फोट उसके अंदर होगा। हेलो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में, जिनसे पाकिस्तान और चीन की फटी रहती है। आज के वक्त में जब लड़ाई और लड़ने के तरीके बदल चुके हैं, एक वक्त था दुनिया भर में जंगें तोप, बंदूक, भाले और तलवारों से लड़ी जाती थी, पर आज का वक्त बदल चुका है। अब इनकी जगह मिसाइलों और परमाणु हमलों ने ले ली है और यह बात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अच्छे से साबित हो चुकी है कि जिस देश में सामर्थ्य होगा वो जंग जीतने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त की दुनिया की लगभग 3% आबादी खत्म करके रख देने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ था। साल 1944 में इंग्लैंड पर V2 मिसाइल चलाकर जर्मनी ने मिसाइल का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दिया कि वो मिसाइलों का पहला देश है। अब तो कोई भी देश बड़ी आसानी से अपने से 1000 मील दूर बसे दुश्मन को भी मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। इसलिए मिसाइल अब किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं और इन्हें कैरी करने के लिए ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 10,000 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला के खाक कर सकती हैं। इसमें पहला नाम आता है ब्रह्मोस का। अभी के वक्त में भारत के पास ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस M, ब्रह्मोस NG मौजूद है। ये सभी मिसाइलें 300 किलोमीटर तक हवा में अपने लक्ष्य को तबाह करके खाक करने की ताकत रखती हैं। दूसरा नंबर आता है पृथ्वी का। मौजूदा समय में भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 डिजाइन मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: पृथ्वी SS-150, पृथ्वी सेकेंड SS-250, पृथ्वी थर्ड SS-350। 350 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता के साथ 500 किलो के वजन तक के हथियार ले जा सकता है। पृथ्वी 2 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा 350 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए पृथ्वी 3 इस समय भारतीय नेवी में डिप्लॉय है। पृथ्वी 1 की तरह यह भी 1000 किलो से ज़्यादा का पेलोड
ले जाने में सक्षम है। तीसरा है अग्नि। अभी के वक्त में भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 है। इन सभी मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 1 और 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि अग्नि 3, 4 IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अग्नि 5 और 6 इन सब से बढ़ के ICBM मिसाइल है। इनमें चौथा नंबर आता है के मिसाइल फैमिली का। इस मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट अभी के वक्त में 4 मिसाइलों के निर्माण पर केंद्रित है। इन 4 मिसाइलों के नाम हैं K-50, K-4, K-5, K-6। इनमें से K-50 की रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की है। K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। K-6 की रेंज 10,000 किलोमीटर तक। ये सभी मिसाइलें 1 टन से भी ज़्यादा बारूद अपने साथ ले जा सकती हैं। इसमें अगला नाम आता है प्रहार का। यह कम दूरी वाली मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम है। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मायने में अनूठी है कि एक बार के धमाके में यह अपने कई सारे निशानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा भी भारत के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं जिनकी अलग अलग मारक क्षमता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की बेस्ड है, और जो 500 kg से लेके 4 टन तक का पेलोड और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। भारत की DRDO लगातार अपनी मिसाइल पावर को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। DRDO रोज़ नए नए हथियार, नए मिसाइल, नई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कागज़ के बारे में। जी हाँ, स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक, स्कूल के कॉपी के पीछे लिखकर बात करनी हो या बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को खत लिखना हो, कागज़ हमेशा ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। कागज़ पर हम जब चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। कागज़ का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए, अखबार के लिए, कैरी बैग्स, अन्य कामों के लिए भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कागज़ बनाया कैसे जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसे बनाया जाता है। कागज़ को बनाने के लिए सेलुलोस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ की लकड़ियों में मौजूद रहता है। वैसे तो रुई से भी सेलुलोस का अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे कागज़ नहीं बनाया जाता क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। कागज़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है सही पेड़ों का चयन, क्योंकि जितना अच्छा सेलुलोस होगा उतना ही अच्छा कागज़ बनेगा। जब पेड़ का चयन हो जाता है तो उसके बाद पेड़ों के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनके छिलकों को साफ़ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ के टुकड़ों काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है, उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लिग्रीन को बाहर निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन से मिलाया जाता है। बाद में इससे लिग्रीन को अलग किया जाता है। लिग्रीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्रीन को निकाल लिया जाता है तो इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है। बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफ़ी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों की ब्लीचिंग हो जाती है, उसके बाद इसे सघन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है। सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प बनकर तैयार हो जाता है। इस पल्प से कागज़ को बनाया जा सकता है।
दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह एक सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही गरीब माली के बेटे के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर बने, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से शायद कई लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को यह जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए, वो भी एक साल में। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा है? आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर ही नज़र आते थे। फुटबॉल से उनका दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो की ज़िंदगी का वो सबसे पहला मोमेंट था जब एक दिन स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल के लिए आए। उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ने वह मैच 3-0 से जीता। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट उस गोल को अकेले मारने की बजाय उसने उस गोल को रोनाल्डो की तरफ पुश कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने गोल कर दिया और एकेडमी में एडमिशन पा लिया। इसके बाद रोनाल्डो कभी नहीं रुका। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। हेलो दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिरकार कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना? अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? नहीं ना? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है क्योंकि हर एक हिस्से पर
बराबर का प्रेशर पड़ रहा होता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं का गोल होने की वजह से इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे नहीं धंसती है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके हर एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसके कारण कुएं की मिट्टी के धंसने के चांस ज़्यादा हैं। कुएं का गोल बनाने की तकनीक तेल के कुएं से निकल कर आई है, क्योंकि जब शुरुआत में कुएं से तेल निकाला जाता तो बैल और ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था, जो कुएं के गोल गोल चक्कर लगाते थे। इस वजह से कुएं को गोल बनाया जाता है। दुनिया में कई तरह कई पेड़ पौधे बेहद अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को बहुत हैरानी होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ और पौधों को काटने से उनके अंदर से अजीबोगरीब पदार्थ निकलता है। अलग अलग पेड़ों से निकलने वाले पदार्थों का रंग अलग अलग होता है। कई पेड़ों से निकलने वाले पदार्थ का रंग दूध की तरह सफेद होता है, जबकि कुछ पेड़ों को काटने पर निकलने वाला पदार्थ गोंद जैसा चिपचिपा होता है और जो पानी की तरह पारदर्शी नजर आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे काटने पर पेड़ के अंदर से इंसान जैसा खून निकलता है। आइए जानते हैं इस अनोखे पेड़ के बारे में। इंसान को चोट लगने और घाव होने पर उस जगह से खून निकलता है, लेकिन दुनिया के इस अनोखे पेड़ के अंदर इंसान की तरह खून निकलता है। यह जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंसान के खून की तरह पेड़ से लाल लिक्विड निकल रहा है। इस अनोखे पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को सिर्फ काटने पर ही नहीं, बल्कि इसकी डाली भी अगर टूट जाती है तो उससे भी खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है। यह खून नहीं बल्कि पेड़ से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है। इस पेड़ को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। इसकी मदद से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। इस पेड़ से खून से संबंधित बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। इस पेड़ में इतनी शक्ति होती है कि यह दाद, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पेट की बीमारी, मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक कर सकता है। यह पेड़ 12 से 18 मीटर तक लंबा होता है। इस पेड़ की लकड़ी की कीमत काफी अधिक होती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज जानते हैं भारत का लाल सोना, जिसके लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। हाँ, आपने सही सुना, लाल चंदन। वही लाल चंदन जो पुष्पा फिल्म में हमारे पुष्पा भाई चुराने की कोशिश करते थे, तस्करी करने की कोशिश करते थे। उसी लाल चंदन के लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। लाल चंदन भारत के एक खास स्थान पर ही पाया जाता है। इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। चीन में इस लाल चंदन के पेड़ की खास मांग है। इस पेड़ की तस्करी भी बड़े स्तर पर की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। इसे काफी पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद चंदन में सुगंध होती है, लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन यह बहुत गुणकारी होता है। औषधियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल सुंदरता के लिए भी होता है। लाल चंदन की लकड़ियों की मांग महंगे फर्नीचर में किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी का शराब, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की काफी ज्यादा मांग है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा भारत सरकार की है। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही ये लाल चंदन पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के ये जिले तमिलनाडु की सीमा से सटे हुए हैं। इनके पेड़ करीब 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं, लेकिन इसका घनत्व अधिक होता है।
लाल चंदन की लकड़ी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में डूब जाते हैं। लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शेषाचलम की पहाड़ियां 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 11 साल के लिए जेल हो सकती है। तस्कर लाल चंदन की तस्करी सड़क, जल, वायु तीनों मार्ग से करते हैं। तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए इसके पाउडर की भी तस्करी करते हैं। दुनिया के कई देशों में खास चंदन की लकड़ी की बहुत मांग है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग चीन में है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ साथ खुद में ऐसे कई रहस्य को समेटे हुई है जिसका अब तक साइंटिस्ट भी कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो भारत के वृंदावन में होने वाली रासलीला हो या फिर जापान में एकोघियारा जंगल हो। इन जगहों के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर रहस्यों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम वृंदावन का आता है। वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। निधिवन जो वृंदावन में है दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है। लोगों का ये मानना है कि आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रसाद सुबह खाया हुआ मिलता है। ये हैरान इसलिए करता है क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ से सभी लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी चले जाते हैं और धाम के 7 तालों को लॉक कर दिया जाता है। निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि यहाँ कोई भी पेड़ सीधे नहीं मिलते, सबकी डालियाँ झुकी हुई हैं। आपस में ये डालियाँ मिलती हैं और ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई भी रात के 8 बजे के बाद यहाँ जाता है और ये रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, पागल और गूंगा हो जाता है और थोड़े दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा नाम आता है बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहां सैकड़ों जहाज, कई प्लेन, हजारों लोग गायब हो चुके हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है मैसिगन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अमेरिका के 5 सबसे बड़े झीलों में से एक है। इस लेक में अब तक 40 प्लेन लापता हो चुके हैं। प्लेन कैसे लापता हुए ये रहस्य ही है। ऐसी अफवाह है कि इस जगह पर आए दिन रहस्यमयी आत्माएं देखी जाती हैं। इसमें तीसरा स्थान आता है जातिंगा का। ये जगह पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या के लिए मशहूर है। यह रहस्य भारत के आसाम के जातिंगा गांव का है। माना जाता है कि यहाँ एक पक्षी नहीं बल्कि उसका पूरा समूह एक साथ आत्महत्या करता है। बताया जाता है कि बारिश के मौसम के अंत में कोहरे से भरी रात में शाम को 6 बजे से रात 9:30 के बीच में ये घटनाएं होती हैं। ऐसा होने के पीछे की वजह भी अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों के हाथ में है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि रात को चलने वाली तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और घने जंगल भी हैं, इसलिए रोशनी भी ज़्यादा नहीं होती, जिस कारण वह पेड़ से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसमें चौथा नाम आता है ओवरटन ब्रिज का। इंसानों को ब्रिज से कूदकर आपने जान देते कई बार सुना होगा, लेकिन स्कॉटलैंड के एक गांव मिल्टन में एक ऐसा ब्रिज है जिससे कुत्ते कूदकर खुदकुशी करते हैं। 60 के दशक में इस ब्रिज से करीब 600 कुत्तों ने आत्महत्या की है। कुत्ते अचानक बिना किसी वजह के कूद जाते हैं। क्योंकि ये ब्रिज 50 फुट की ऊंचाई पर है तो मुश्किल से कोई कुत्ता जिंदा बचता है। जो कुत्ता बच भी जाता है वो दोबारा उस ब्रिज से कूदकर जान दे देता है। लगातार ये घटनाएं होने के बाद ब्रिज पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। ऐसा क्या रहस्य है इस पत्थर से बने ब्रिज पर, ये कोई नहीं जानता। ताज्जुब की बात है कि सभी आत्महत्या एक तरफ से
और एक ही स्पॉट से की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है और थ्योरी के अनुसार ओवरटन ब्रिज एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मृत लोगों की दुनिया मिलती है। अगला नंबर आता है जापान के एकोगिहारा जंगल का। जंगल में रहना बहुत ही रोमांचक और खतरे से भरा होता है। कुछ जंगल काफ़ी खूबसूरत तो कई रहस्यों से भरे होते हैं। जापान के इस शांत जंगल में एक अतीत छुपा हुआ है। ये दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक है जहां लोग सुसाइड करने आते हैं। यह जंगल आपको भूत प्रेत की मूवी की याद दिलाएगा। सन्नाटे से भरे इस जंगल में हर जगह आपको लटकी हुई लाशें, जूते चप्पल, कई सालों से लोग यहाँ सुसाइड करने आते हैं, उनकी बॉडीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 1950 से लेकर अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ सुसाइड करने की कोशिश की है और 2010 में करीब 247 लोगों ने इस घने जंगल में सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसी घटनाओं की वजह से दुनिया भर में यह सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। ये जंगल माउंट फूजी के पास है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान एक बार इस जंगल में आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। जापान के लोगों का ये मानना है कि इस जंगल में शैतान और भूत रहते हैं जो इंसान को यहाँ आते ही उसे अपनी तरफ बुलाते हैं।